उस दिन रविवार था। चूंकि सभी की छुट्टी थी, बच्चे हरीश, भव्या, उसके साथ सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद, पति रमेश, ननद मालिनी सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अनामिका सबको पत्ते के ऊपर खाना परोस देती है। अरे बहू, तुम पनीर मसाला लेकर आई हो ना, जल्दी परोसो, उसे चखने के लिए मेरे मुंह से पानी आ रहे हैं। अरे इतनी हड़बड़ी क्या है, पनीर बटर मसाला बहू सबके लिए बनाई है, वो अकेली खा लेगी क्या? एक एक करके वो परोसेगी। हाँ पिताजी, भाभी का बस 2 ही हाथ है, ऊपर से सारा काम वही करती है। अभी वो चावल दे रही है, उसके बाद आपका पसंदीदा पनीर भी देंगी। थोड़ा सब्र तो रखिए पिताजी। मालिनी के इस तरह से कहने पर अनामिका पनीर मसाला सबसे पहले प्रसाद को जाके देती है। उसके बाद बाकी सभी को वो परोसती है। फिर सभी लोग खुशी खुशी पनीर बटर मसाला खाने लगते हैं। बहू, तुमने सभी को परोस दिया, तुम अपने भी परोस के खाओ। आप लोग खाइए पिताजी, सबका खाना हो जाने के बाद मैं खाऊंगी। अभी फिर बच्चों को कुछ चाहिए होगा तो मुझे उठ के हाथ धो के फिर उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है बहू। वैसे बहू, जब भी तुम पनीर मसाला बनाती हो ना, हर बार अलग स्वाद होता है, बहुत ही अद्भुत, खा के दिल भर जाता है। बहुत हो गया अब तारीफ करना, बहू भी अभी खाएगी पनीर बटर मसाला, उसके लिए पेट में थोड़ा जगह छोड़ दीजिए कि ऐसे ही भर देंगे। उसके कहने पे फिर प्रसाद कुछ कहते नहीं, चुपचाप वो पेट भर के पनीर मसाला खाते हैं और फिर बगीचे में हाथ धोने के लिए नल के पास जाते हैं। वहाँ नल में वो अपने हाथ धोते हैं। थोड़ी देर बाद शारदा, रमेश, मालिनी, बच्चे सभी लोग एक एक करके नल के पास आते हैं। नल के पानी में वो अपने हाथ धोते हैं। उधर अनामिका बचा कुचा चावल और पनीर मसाला परोस के अकेले अकेले खा रही होती है। मंदिर प्रांगण में एक पेड़ के नीचे सीमेंट बेंच पर वरुण बैठा होता है। जल्दी आओ मालिनी, मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। वो कह ही रहा था कि तब तक मालिनी घबराते हुए उसके पास आती है। क्या हुआ वरुण, जानबूझ के बार बार तुम मैसेज कर रहे थे, ऐसा क्या है? हमारे प्रेम विवाह के लिए मेरा परिवार तैयार हो गया है, यही गुड न्यूज देने के लिए मैं तुम्हें बार बार मैसेज कर रहा था। वरुण की इस तरह से कहने पर मालिनी बहुत खुश हो जाती है। वाह वरुण, ये तो बहुत ही खुशखबरी है, चलो हम बेकरी जाके सेलिब्रेट करते हैं। हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे, अगर ये बात अपने घर में भी कहती हो तो। मैं घर पे अभी तक नहीं बताई हूँ, मैंने भाभी से बताया था, उन्होंने कहा कि तुम्हें घर पे ले आने के लिए। जरूर जाऊंगा मालिनी, मैं माँ पिताजी से भी कहूँगा कि वो चल के तुम्हारे घर पे बात करे। अरे वाह, आप तो बड़े चालाक निकले। इस तरह दोनों बातचीत करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर बगीचे में फूलों के पौधों के बीच एक बिस्तर पे शारदा, प्रसाद, रमेश बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर अनामिका आती है। क्या हुआ बहू, 2 मिनट भी विश्राम नहीं की, तुम यहाँ आ गई? मालिनी के बारे में आप लोगों से कुछ बात करने आई माँ जी। ये सुनकर शारदा बड़े ही आश्चर्य होकर देखने लगती है। प्रसाद चिंतित हो जाते हैं। क्या कहा? मालिनी के बारे में? क्या हो गया मालिनी को? हाँ, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है पिताजी, असल में वरुण नाम का एक लड़का उसी के साथ काम करता है, उससे प्यार करती है मालिनी। अनामिका जब इस तरह कहती है, उसकी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। ननद उधर प्रेम संबंध में है, तुम उसे नहीं समझा के उल्टा तुम उसे कह रही हो कि उस लड़के को घर पे ले आकर मिलवाए। हाँ, नाराज मत हो शारदा, हमारी बहू सोच विचार करके ही सब कुछ कहती है। हाँ माँ, आपको भी तो पता ना कि अनामिका सही है, वो कुछ कहने या करने से पहले कई दफे सोचती है। वैसे भी वो लड़का हमारे घर आ ही रहा है, तो देखते हैं, बातचीत करते हैं, फिर हम फैसला ले सकते हैं। रमेश के इस तरह से कहने पर शारदा बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वहाँ वरुण का घर था। घर के सामने एक ऑटो आके रुकता है। ऑटो की आवाज सुनकर पिताजी चंदन घर से बाहर निकल आते हैं और ऑटो को देखते हैं। सुजाता, और कितना वक्त लगेगा? बेटा फोन कर रहा है, काफी वक्त हो गया है, अब तो ऑटो भी आ चुका है। इस तरह कहने पर सुजाता घर के अंदर से बाहर निकल आती है, दरवाजे पे ताला लगाती है और फिर दोनों जाके ऑटो में बैठ जाते हैं। उधर घर पे लकड़ी के चेयर पे चंदन, प्रसाद, वरुण और रमेश बैठे हुए होते हैं और जमीन पे चटाई के ऊपर शारदा, सुजाता, मालिनी और बच्चे बैठे होते हैं। अनामिका
खड़ी होती है। वरुण को देखते ही लगने लगता है कि इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। परिचय होने के बाद चंदन वरुण के बारे में बताने लगते हैं। देखिए प्रसाद बाबू, हम बहुत गरीब परिवार है, छोटा परिवार है। हमारा एक ही बेटा है, उसी को हमने पढ़ाया लिखाया। वो खुश रहना चाहिए। हमें आपकी बेटी पसंद है, अब आप जो कहेंगे वही होगा। हमें बच्चों को पूछने की तो जरूरत नहीं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर हम लेन देन की बात कर ले तो वो बेहतर होगा। भाई साहब, यहाँ लेन देन की कोई बात नहीं है। जो आप देंगे अपनी बेटी को ही देंगे। शादी के खर्च को हम बांट लेंगे। क्या कहती है बहन जी? बिना झिझक के बताइएगा। ये सुनकर शारदा बिल्कुल चुप रहती है। चाचा जी, माँ शांत है, इसका मतलब है उनकी मंजूरी है। इस तरह से कहने पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन मालिनी और वरुण का शादी का दिन था। पूरा घर सजाया हुआ था। पूरा घर रिश्तेदार और मेहमानों से भरा हुआ था। उधर मालिनी दुखी होकर ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी होती है। वहाँ पर अनामिका आती है। भाभी, माँ कहाँ है? जब तक मेरी शादी होके विदाई ना हो जाए तब तक माँ ऐसी चुप रहेगी क्या? देखो मालिनी, आज तुम दुखी मत हो। आज तुम दुल्हन हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। सासू माँ का गुस्सा तो पता है, वो बस थोड़ी देर के लिए है। तुम तैयार हो जाओ। इस तरह कहकर शारदा अपने कमरे में बैठी थी। वहाँ अनामिका जाती है। वहाँ रमेश और प्रसाद भी पहले से थे। आप लोग जो भी कहें, मुझे वो लड़का पसंद नहीं। हम गरीब हैं और गरीब देखकर हम अपनी बेटी को उस घर में भेजें। आप भले ही शादी करवा रहे हैं, पर मुझे इसमें बिल्कुल मंजूरी नहीं। आप नहीं चाहते कि उसे तकलीफ हो, पर मन ही मन मैं बहुत परेशान हूँ। माँ जी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको उपदेश दूं, पर आपको अच्छे से पता है कि शादी कैसे संपन्न किया जाता है। अगर मालिनी की किस्मत में उस घर में जाना लिखा है, तो हम कौन होते हैं इस चीज को बदलने के लिए? बहुत सही बात कही है बहू तुमने। माँ, अगर तुम परेशान होके इस तरह से बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? अगर तुम्हें शादी नहीं देखनी मत जाओ, कम से कम किचन तो तुम संभाल लो। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। शादी के मंडप में वहाँ वरुण और मालिनी बैठी होती है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और ये सब देखकर शारदा अपना मुंह बना लेती है। सारे पकवानों में मैंने मिर्च मिला दिया है, ज्यादा नमक डाल दिया है, सारा खाना बर्बाद हो गया है। सब एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो ये रिश्ता ही टूट जाएगा। शारदा इस तरह सोचती है और फिर जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये देखकर शारदा मन ही मन बहुत खुश होती है। भाई साहब, सारे पकवान बर्बाद हो गए हैं। जो रिश्तेदार आए थे वो लड़ रहे हैं। आप कुछ कीजिए। आप परेशान मत होइए भाई साहब। मेरी बहू पनीर मसाला बहुत अच्छा बनाती है। मैं उसे बनाने को कहता हूँ, वो अभी पनीर मसाला बनाकर ले आती है। आप परेशान मत होइए। हाँ चाचा जी, मैं अभी सबको समझा के कहती हूँ। आप बस जाके शादी जारी रखिए। ये कहकर अनामिका वहाँ जाती है जहाँ लोग लड़ाई कर रहे थे। वो सभी को हाथ जोड़ के कहने लगती है, मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। गलती से ऐसा हो गया होगा। अगर आप 30 मिनट इंतजार करेंगे तो मैं आपके लिए पनीर मसाला बना के ले आऊंगी, फिर आप सब लोग खा सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सभी लोग लड़ाई बंद कर देते हैं। फिर अनामिका जल्दी से चूल्हे पे जाके पनीर मसाला बनाने लग जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वरुण और मालिनी की शादी होने लगती है। देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। आधे घंटे के अंदर अनामिका पनीर मसाला बना के तैयार कर देती है। फिर सभी लोग लाइन में बैठकर अच्छे से खाना खाते हैं। अनामिका का बनाया हुआ पनीर मसाला सभी को बहुत पसंद आता है। सभी लोग अनामिका की बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर मालिनी और वरुण शारदा के पास जाते हैं। माँ, मैं जा रही हूँ। इस तरह से क्यों आप रूठी हुई है बताइए? ताकि हमारी शादी रुक जाए, इसीलिए आपने सारा खाना बर्बाद कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा, पर कुछ कह नहीं सकती। आखिरकार भाभी जाके पनीर मसाला बनाई, सभी लोगों ने अच्छे से खाया, तब जाके शादी संपन्न हुआ। ये सब सुनकर शारदा का माँ का मन पिघल जाता है। बेटी को देखकर वो रोने लगती है। मुझे माफ कर देना बेटा। ससुराल में खुशी खुशी रहना, सास ससुर का सेवा करना। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो भाभी को फोन करके बताना। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पे। शारदा की बातें सुन के मालिनी बहुत खुश हो जाती है। अनामिका भाभी,
आपका पनीर मसाला बहुत ही स्वादिष्ट था। अगर आप एक करी पॉइंट शुरू करते हैं तो बहुत पैसे कमाएंगी और सारी गरीबी खत्म भी हो जाएगी। जरूर से भैया, इससे पहले भी जिन्होंने खाया उन्होंने कहा था। मैं भी इस बारे में सोच ही रही थी। अनामिका की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मालिनी और वरुण कार में जाके बैठते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उस दिन के बाद से अनामिका पनीर मसाला करी पॉइंट खोलने का पूरा इंतजाम कर लेती है और एक करी पॉइंट की शुरुआत कर देती है। तो अनामिका के इस नए काम के लिए उसे ऑल द बेस्ट। बाहर से शारदा गुस्से से घर के अंदर आती है और घर के बाहर रखे चौकी पे बैठ के अपने पति प्रसाद को देखते हुए, अजी, आपकी बेटी समान बहू अनामिका कहाँ है? क्या हुआ शारदा, तुम इतना दुखी क्यों हो? गुस्से में नहीं हूँ। अगर मेरी खुद की बहू यहाँ पे होती ना तो उसके गालों पे 2 थप्पड़ में कस के लगाती। वो अपने आप को समझती क्या है? अरे शारदा, बताओगी भी क्या हुआ है? बिना कुछ बताए हुए तुम मारने पीटने की बात कर रही हो। हाल ही में बहू उस शांति को जाकर खून देकर आई है। शारदा के मुंह से अनामिका का रक्तदान के बारे में सुनकर प्रसाद बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है शारदा, पर तुम नाराज क्यों हो रही हो? क्योंकि वो शांति मुझे पसंद नहीं, और अगर आप हरी घास भी रखोगे ना हमारे बीच में तो आग लग जाएगी। शांति को खून की जरूरत थी तो ढूंढ ढूंढ के मेरी ही बहू मिली, और मेरी बहू भी कौन अपना है कौन पराया है ना देख कर खून दे रही है। अब किस बात से गुस्सा है शारदा? बहू ने खून दिया इस बात से या फिर उस शांति को दिया है इस बात से? दोनों। मुझे बिना बताए वो खून देने के लिए गई है, वो सबसे बड़ी गलती है, और शांति को खून दी है ये उसकी दूसरी बड़ी गलती। कहाँ है तुम्हारी बहू अनामिका? अरे ओ बहू रानी। बहू अनामिका अभी घर पे नहीं है। हाँ, तुम्हारी बहू घर पे क्यों रहेगी? वो तो समाज का भला करती है। कम से कम किस इलाके में जा रही है वो तो बता के जा सकती है। जैसे ही फोन आता है बस निकल गई। वो मुझे बता कर गई है। वो पड़ोस के ही एक बुजुर्ग इंसान सईद उसे अस्पताल लेकर गई है। मुझे पहले ही समझ में आया था। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हूँ फिर भी बहू घर से बाहर नहीं आई, इसका मतलब वो घर पर ही नहीं है। आज वो अस्पताल से जैसे लौटेगी फिर देखो मैं उसका क्या करती हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता। अगर कोई रोका ना तो उसे भी 2-4 पड़ी जाएगी। अगर मैं बीच में आता हूँ तो क्या तुम मुझे भी पीटोगी शारदा? हाय भगवान, मैं आपको क्यों पीटूं भला? गुस्से में थी तो मैंने बस कह दिया। कभी मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया क्या? सही बात, तुम जब गुस्से से कुछ कहती हो ना तुम्हारा मुंह सूख जाता है। जाओ जाके पानी पी लो। पानी पीते ही सब शांत हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी बहू के लिए कम हो जाएगा। बात हो ही रही थी तभी बुजुर्ग सैयद ऑटो ले आकर उनके घर के सामने रुकते हैं। शारदा प्रसाद उस ऑटो को देखते हैं। अजी, लगता है बहू उस बुजुर्ग इंसान को लेकर लौट आई है। चलिए तो चल के देखते हैं। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है शारदा। चलो तो एक बार चल के देखते हैं। फिर दोनों ऑटो के पास जाते हैं। बुजुर्ग सैयद को अनामिका ऑटो से धीरे धीरे पकड़ के नीचे उतारती है। धीरे धीरे शारदा और प्रसाद भी जहाँ ऑटो खड़ा था वहाँ पे जाते हैं। फिर तीनों मिलके बुजुर्ग सैयद को लेकर घर के अंदर आते हैं और फिर ऑटो वहाँ से चला जाता है। अभी आप कैसे हैं? मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। उस बुजुर्ग इंसान की ये बात सुनकर शारदा की आंखें भर आती है। प्रसाद भी उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। माँ जी, पहले आप अपने आंसू पोंछिए, मैं जाकर कुछ सब्जी चावल लेकर आती हूँ। तुम रुको बहू, मैं जाके इसके लिए खाना ले आती हूँ। आज तक इन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा, पर आज पहली बार अपने मुंह से कहा है, इसीलिए मैं खाना ले आकर इन्हें खिलाती हूँ। तब तक तुम बात करो। कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। बुजुर्ग बाबा, आप डॉक्टर से कह रहे थे आप बहुत परेशान हैं। ये बताइए किस बात से आप परेशान हैं? मैं किस बात से परेशान हूँ क्या बताओ अनामिका बेटी। मैंने कई लोगों की मदद की पर सबने मुझे ही ठगा। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने मेरी बेटी और पत्नी को भी छीन लिया। बुजुर्ग बाबा, मृत्यु के बाद तो फिर से जन्म होती है, ये तो चलते रहता है। फिर भी इस उम्र में आके आप इतना दुखी हो रहे हैं। आपको तो अभी शांति से रहना चाहिए।
आप मुझे ही अपनी बेटी समझिए ना। जिस दिन तुम बहू बन के प्रसाद और शारदा के घर आई थी, उसी दिन से मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझता हूँ। तभी प्रसाद बीच में कहते हैं, हाँ बहू, मैं और तुम्हारी सास भी इस बारे में बात करते थे कि हम इतने करीब तो नहीं थे, पर जिस दिन से अनामिका आई है उस दिन से वो तुम्हें बेटी कहकर बुलाते हैं। बात चली रही थी कि तब तक शारदा चावल सब्जी लेकर वहाँ पर आती है। अनामिका की मदद से प्रसाद और शारदा उन्हें पेट भर के खाना खिलाते हैं। वो बुजुर्ग इंसान भी पेट भर के खाना खाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद, शारदा माँ, आपने पेट भर के खाना खिलाया, आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह प्यार दिया। मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे आराम करना चाहता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। ठीक है बुजुर्ग इंसान, चलिए हम चलते हैं। आप लोग जाइए माँ जी, मैं बाबा को दवाइयाँ दे के आती हूँ। इस तरह कहने पे शारदा और प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका उन्हें दवाइयाँ देती है। बाबा जी, आप विश्राम कीजिए, मैं फिर आके मिलती हूँ। ठीक है बेटी, कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। सैयद वहीं पे थोड़ी देर सो जाते हैं। शारदा, प्रसाद, अनामिका तीनों उस बुजुर्ग सैयद के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर शांति आती है। शारदा मौसी, मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ। जैसे ही आपको पता चला कि मुझे खून की जरूरत पड़ी है, तो आपने अपने गुस्से को बगल में रखकर अपनी बहू अनामिका को भेज दिया। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है, पता नहीं कैसे धन्यवाद कहूँ। इस तरह से शांति शारदा को धन्यवाद कहने लगती है। तब शारदा सोचती है, मेरी बहू ने जाकर अपना खून दिया, लोगों की मदद की, लेकिन उसका पुण्य मुझे मिल रहा है। सच में बहू को समझ पाना बहुत ही कठिन है। इस तरह सोच ही रही होती है, तब तक शांति उसे हाथ जोड़ के धन्यवाद कहती है। शारदा भी प्यार से बातचीत करके उसे वहाँ से भेज देती है। इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन शारदा, बहू, एक बार तुम सोच रही थी ना कि कुछ व्यापार शुरू करोगी। व्यापार के बारे में तो सोच रही थी माँ, पर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा व्यापार करना चाहिए। इस तरह सास बहू मिलके यही चर्चा कर रही थी कि कौन सा व्यापार करना सही होगा, जिससे उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक हो सके। परंतु कोई भी व्यापार हो, व्यापार शुरू करने के लिए उनके पास उतने रकम भी नहीं थे। ठीक उसी वक्त बुजुर्ग इंसान सैयद वहाँ आते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं। फिर उनके पास आकर वो कहने लगते हैं, देखो बेटा अनामिका, व्यापार हमेशा मौसम के अनुसार करना चाहिए। अभी रमजान का महीना है, हलीम का बहुत अच्छा डिमांड होगा। किसी जमाने में मैं मटन हलीम बनाया करता था, तुम्हें पता है? सच में बाबा? हाँ बेटी, अभी मेरी उम्र हो गई है ना, इसीलिए नहीं बना पाता। बना के बेचना बहुत मेहनत है, पर मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगा। आगे पीछे मैं तुम्हारे मदद के लिए रहूंगा, तुम बस जो कहूंगा वो करना। क्या कहती हो? इस तरह से कहने पे सास बहू एक दूसरे को आश्चर्य होकर देखने लगती है। उनकी मन की बात सैयद समझ जाते हैं। डरो नहीं बेटी, मैं रहूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हलीम बनाने में मैं तुम्हें मदद करूंगा। बहू को समझाओ शारदा, ये हलीम बहू का ही होगा, मुझे इसमें से कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे लिए तो तुम लोग हो ही। इस तरह से कहने पे सास बहू सोच विचार करने लगती है। तभी बाहर से प्रसाद और रमेश घर में आते हैं। सैयद उन्हें भी हलीम के बारे में बताते हैं। ये क्या बहू, तुमने तो कितने लोगों को मदद किया है और तुम ही लोग सोच रहे हो, ऊपर से तुम्हारे पसंदीदा बूढ़े बाबा तुम्हें मदद करने के लिए तैयार है। कुछ नहीं होगा अनामिका, इतना क्यों सोच रही हो, शुरू कर दो। मुफ्त में नहीं बेटी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम सोच रही हो ना कैसे व्यापार शुरू करे, हलीम का व्यापार शुरू करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस वक्त हलीम का चारों तरफ बहुत डिमांड है। ठीक है बूढ़े बाबा, मैं आपको हलीम बनाने में मदद किया करूंगी। ये सुनकर सैयद बहुत खुश हो जाते हैं। जहाँ वो हलीम बनाया करते थे वहाँ वो अनामिका को ले जाते हैं।
वो अनामिका को उस जगह को साफ करने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ मटन हलीम का एक बोर्ड लगाते हैं। क्योंकि वो हाईवे था और आसपास वहाँ पे कहीं हलीम नहीं मिलता था, इसलिए अनामिका और सैयद का हलीम वहाँ पे बहुत फेमस हो गया। दिन ब दिन वहाँ पे ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू होती है। कोई वहाँ पे खाता है, कोई वहाँ से पार्सल लेके जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अनामिका और सैयद के दुकान से अब हलीम खत्म ही हो जाता है। वो बहुत पैसे कमाते हैं। फिर एक दिन जब अनामिका सैयद को पैसे दे रही थी, मुझे पैसों की क्या जरूरत है बेटी, ये सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं। तुमने मुझे अपना समझा, यही बहुत है। आप मेरे पिता तुल्य है बूढ़े बाबा, आपका देखभाल करना मेरा फर्ज है, इसीलिए मेरे मन में इतनी श्रद्धा है। ईश्वर ने तुम्हें मुझे पिता स्वरूप और मुझे तुम्हें बेटी स्वरूप दिया, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अनामिका और सैयद के बीच बातचीत चली रही थी, तभी वहाँ पे शारदा आ जाती है। ये हमारे पैसे हैं और हम सब एक हैं। जब तक ऊपर नहीं जाना होता हम सब एक साथ रहेंगे। इस तरह कहकर वो दोनों को अंदर लेके जाती है। क्योंकि रमजान का मौसम था, इसीलिए सब एक साथ खुशी खुशी बैठ के मटन बिरयानी खाते हैं। इस तरह सैयद की मदद से अनामिका का मटन हलीम बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और लोगों को बहुत पसंद आता है।